गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब पाँचवें नंबर का हम टॉपिक देखने जा रहे हैं, जो है पांचवा, आपातकाल के दौरान एक तंत्रीय व्यवस्था। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया है, मतलब कि इमरजेंसी का प्रावधान किया गया है, सुविधा दी गई है। नंबर 1, युद्ध, बाहरी आक्रमण और सेनाओं के द्वारा विद्रोह की परिस्थिति में जब राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में हो, उस समय राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। मतलब कि कुल मिला के 3 परिस्थितियाँ। नंबर 1, जब किसी देश का किसी देश से युद्ध हो जाए। नंबर 2, जब बाहरी आक्रमण हो जाए, मतलब कि कोई देश हमारे देश पे आक्रमण कर दे, या फिर जो हमारी सेना है, सशस्त्र सेना है, उनके द्वारा विद्रोह किया जाए, मतलब कि विरोध किया जाए, तब उस समय जो हमारी सरकार है वो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकती है। नंबर 2, राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति भंग हो रही हो अथवा संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुसार राज्य सरकार प्रशासन न कर रही हो, तो केंद्र सरकार संवैधानिक आपातकाल घोषित कर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है। मतलब कि राज्य में अगर जो नीति नियम हैं वे सही से ना चल रहे हो, भंग हो रहे हो, ठीक है, तो केंद्र सरकार तब उस स्थिति में क्या करेगी? राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है। नंबर 3, सतत मूल्य वृद्धि के कारण देश की अर्थव्यवस्था तेजी से कमजोर होने लगती है। तो जो देश की अर्थव्यवस्था तेजी से कमजोर होने लगती है, जैसे कि सतत अगर मूल्य वृद्धि हो, जैसे पेट्रोल के भाव बढ़े या किसी वस्तु के भाव बढ़े, तो उसका हमारे जीवन निर्वाह पर काफ़ी असर पड़ता है। और सतत क्या होती है, उसमें वृद्धि होने से हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो तेज़ी से क्या होने लगती है? कमज़ोर होने लगती है। उस समय देश में वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। इस प्रकार इन तीनों आपातकालीन परिस्थितियों में हमारी संघीय शासन व्यवस्था संपूर्ण रूप से एक तंत्रीय व्यवस्था में बदल जाती है। आपातकाल लागू रहने तक संघीय शासन व्यवस्था रहती है। नंबर 6 हमें टॉपिक दिया हुआ है, संसदीय शासन पद्धति। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से लोकसभा की रचना होती है। लोकतंत्र में लोकसभा ही वास्तविक सत्ता होती है। संसद के 2 सदन हैं, एक ऊपरी सदन जिसे हम राज्यसभा कहते हैं, और दूसरा है निचला सदन जिसे हम लोकसभा कहते हैं। सदस्यों में से मंत्रिमंडल की रचना होती है। मंत्रिमंडल संसद के प्रति जवाबदार होता है। मंत्रिमंडल को जब तक लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त होता है तभी तक वो सत्ता पर रह सकता है। संसदीय सरकार संयुक्त उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। मंत्रिमंडल द्वारा अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। केंद्र में प्रशासन राष्ट्रपति के नाम से तथा राज्यों का प्रशासन राज्यपाल जिसे हम कहते हैं गवर्नर के नाम से चलता है। लेकिन वास्तविक सत्ता का उपयोग केंद्र में प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल तथा राज्यों में मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिमंडल करता है। राज्य का मंत्रिमंडल राज्य की विधानसभा के प्रति जवाबदार होता है। लोकसभा अस्थायी सदन है। इसकी रचना 5 वर्षों के लिए की जाती है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्यों के द्वारा किया जाता है जो उस राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। राज्यसभा में विविध क्षेत्रों के विशेषज्ञ अनुभवी ऐसे 12 लोगों को राष्ट्रपति राज्यसभा सदस्य के रूप में मनोनीत करता है। राज्यसभा स्थायी सदन है। उसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष निवृत्त होते, मतलब कि रिटायर हो जाते हैं, और उतने ही नए सदस्यों का चुनाव होता है। इस प्रकार राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लोकसभा की तुलना में राज्यसभा की सत्ताएं कम हैं, जबकि लोकसभा की सत्ताएं महत्वपूर्ण, सर्वोपरि तथा निर्णायक हैं। नंबर 7 हम देखें, स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुग्रथित, एकदम व्यवस्थित न्यायतंत्र। संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुसार भारत में स्वतंत्र, निष्पक्ष, संलग्न तथा सुगठित न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। मतलब कि हमारा जो न्यायतंत्र है वो स्वतंत्र है, मतलब किसी पर निर्भर नहीं है। निष्पक्ष है, मतलब वो किसी का भी पक्ष नहीं लेता। संलग्न है, मतलब कि जुड़ा हुआ है। और सुगठित, मतलब कि सबसे अच्छी व्यवस्थाओं भरा है, जिसमें सबसे ऊपर होती है सर्वोच्च न्यायालय, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। बीच में अर्थात राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, तथा निचले स्तर पर जिला न्यायालय, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और उन्हीं के अधीन न्यायालय। इसके उपरांत कुछ विशेष न्यायालय भी होती है। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला भारत के सभी न्यायालयों को मान्य होता है। संघ सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच संवैधानिक मामलों या किसी कानून के अर्थघटन से संबंधित उत्पन्न हुए विवाद को हल करने की अंतिम सत्ता
सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र होती है। संविधान के संरक्षक के रूप में न्यायपालिका नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा करती है। नंबर 8 हम देखें तो संवैधानिक संशोधक उपबंध। भारतीय संविधान विश्व के दूसरे देशों के संविधान की तुलना में परिवर्तनशील है, मतलब कि इसके जो संविधान की कुछ नियम हैं हमेशा नीति नियमों के अनुसार बदलते रहते हैं। समय और संयोगों के अनुसार समय समय पर संविधान में परिवर्तन की आवश्यकता पड़ती है। संविधान में सुधार से संबंधित धाराओं को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, कुछ परिस्थितियों में संसद में उपस्थित तथा मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के सामान्य बहुमति से सुधार किया जा सकता है। नंबर 2, कुछ परिस्थितियों में संसद के दोनों सदनों के सदस्यों की बहुमति तथा उपस्थिति और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों को 2/3 सदस्यों की स्पष्ट बहुमति द्वारा संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है। नंबर 3, संविधान के कुछ भाग में सुधार करने के लिए संसद के दोनों सदनों की बहुमति, उसी प्रकार उपस्थिति तथा मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों की 2/3 बहुमत के साथ आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं की स्वीकृति आवश्यक है। यदि केंद्र और राज्यों के आंतरिक संबंध या उच्च न्यायालय के स्वरूप में परिवर्तन करना हो तो आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति आवश्यक है। न्यायालय के फैसले के आधार पर भी संविधान में सुधार किया जा सकता है। संविधान के मूलभूत स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। कुछ मामलों में संसद के सामान्य बहुमति से किए जाने वाले परिवर्तनों के कारण भारतीय संविधान परिवर्तनशील और लचीला माना जाता है, लेकिन कुछ विशेष मामलों में संविधान में सुधार नहीं किया जा सकता है। राज्यों की स्वीकृति के बिना संशोधन संभव न होने के कारण हमारा संविधान मजबूत है। यद्यपि दोनों का मिश्रण भारतीय संविधान का सर्वप्रमुख लक्षण है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आप सभी को जो टॉपिक अभी समझाया गया है वो अच्छी हैंडराइटिंग में एक बार लिखकर मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर सेंड करना है।